अब अगला टॉपिक आता है, क्या उत्तरदायित्वों का भाररपण हो सकता है। भाररपण जो है केवल अधिकारों का हो सकता है, उत्तरदायित्व का नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि अधिकार का भाररपण हो सकता है, उत्तरदायित्व का नहीं। कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में अधीनस्थों का सहयोग ले सकता है और इसे हेतु अधिकारों का भाररपण कर सकता है। उत्तरदायित्व तो उसी अधिकारी का होगा जिसे उपक्रम का कार्यभार सौंपा गया है। जिसे कार्यभार सौंपा गया है उसका उत्तरदायित्व है। अधिकारों को हम दूसरे को दे सकते हैं, उत्तरदायित्व को नहीं दे सकते। यदि उपक्रम में हानि है तो इसके लिए उच्च अधिकारी जवाबदेह और उत्तरदायी होंगे, न कि अधीनस्थ। उत्तरदायित्व अविभाज्य है और इसे भारर्पित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि सौंपे गए कार्य के लिए अधीनस्थों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वास्तव में इसके लिए अधीनस्थ उस अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिसने उन्हें कार्यभार सौंपा है और पूरा करने के लिए अधिकार सत्ता सौंपी है। कोई भी प्रबंधक परिणामों की विफलता के लिए यह कहकर उच्च अधिकारी के प्रति अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता है कि अधीनस्थ जिम्मेदार हैं। भाररपण की आवश्यकताएं अथवा महत्व। भाररपण प्रबंध की एक अति आवश्यक तकनीक है जिसके द्वारा अधिकारी अपने कार्यभार को कम करने के अपना ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं। भाररपण की आवश्यकता लाभ उद्देश्य के संबंध में निम्न बिंदु स्मरणीय है। नंबर 1, मानवीय सीमाओं के कारण। कोई भी मानव कितना भी कुशल और अधिक काम करने वाला क्यों ना हो, आज के जटिल व्यवसाय के युग में समस्त क्रियाओं पर अकेले नियंत्रण नहीं कर सकता। एक मानव अपनी सीमित क्षमता के बराबर ही तो काम कर सकता है और शेष कार्य के निष्पादन हेतु अधिकारों का भाररपण आवश्यक हो जाता है। यदि एक ही अधिकारी पर बहुत ज़्यादा कार्य रख दिया जाए तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अपना कुछ कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पड़ता है। नंबर 2, विशिष्टीकरण में वृद्धि। आधुनिक युग अति विशिष्टीकरण का है, अतः कोई भी एक व्यक्ति उत्पादन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन आदि से संबंधित सारे मामले को अकेले नहीं सुलझा सकता। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने से अधिकार का भाररपण जरूरी हो जाता है। वही विशिष्टीकरण, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है, कोई परचेज में, कोई सेल्स में, कोई प्रोडक्शन में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो जिसमें परफेक्ट है उसे वो काम दे दिया जाता है, तो विशिष्टीकरण में वृद्धि होती है। नंबर 3, व्यवसाय का विस्तार। जब एक उपक्रम का विस्तार होता है तो उसका आकार और व्यापार बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति के लिए सब कुछ देखना संभव नहीं है। दूर दराज के स्थानों पर शाखाएं, उपविभाग, प्लांट्स और विक्रय केंद्र आदि खुलने पर अधिकार भाररपण की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतने ज़्यादा अधिकारों का भाररपण होगा। अधीनस्थों के प्रशिक्षण हेतु उच्च प्रबंध अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भाररपण करके अधीनस्थों को महत्वपूर्ण विषयों एवं समस्याओं को सुलझाने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भाररपण करके अपने अधीनस्थों को महत्वपूर्ण विषयों एवं समस्याओं को सुलझाने व समझने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अधीनस्थों में पर्वतीय गुणों का विकास होता है और भविष्य में प्रशिक्षित प्रबंध आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वास्तव में भाररपण से न केवल अधीनस्थ बल्कि शीर्ष प्रबंधकों में भी प्रबंध की दक्षता विकसित होती है कि किस प्रकार अधीनस्थों से श्रेष्ठ कार्य लिया जा सके। अधीनस्थों को प्रशिक्षण देके उनसे काम लिया जाता है, अर्थात उनको अधिकार सौंपकर उनसे काम कराया जाता है। नेक्स्ट है कार्यशक्ति का संवर्धन। भाररपण के द्वारा एक प्रबंधक अपनी कार्यशक्ति का संवर्धन करा सकता है, अर्थात अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। प्रसिद्ध कहावत अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भी भाररपण की अनिवार्यता स्पष्ट करता है। प्रबंध की सफलता और असफलता वास्तव में भाररपण की कला पर निर्भर करती है। भाररपण करने के साहस का अभाव तथा भाररपण कला की अनभिज्ञता संगठनों की असफलता का प्रमुख कारण होती है। संगठन संरचना का निर्माण और समूह में कार्य निष्पादन भाररपण के द्वारा ही हो पाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरण का माध्यम। भाररपण अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसके द्वारा कर्मचारियों की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता और औद्योगिक प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना बिना भाररपण के संभव नहीं हो सकती। अभिप्रेरण का माध्यम भाररपण है। नंबर 7, अन्य समय व शक्ति की बचत, कर्मचारियों से पहलपन शक्ति का विकास, संगठन में स्थायी व निरंतर, सरल व सुगम निर्णय, कार्यकुशलता में वृद्धि, अंतर्व्यक्तिक संबंधों में मधुरता, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन, प्रशासनिक भार में कमी, पदोन्नति में सुगमता आदि। भाररपण में बाधाएं
भारतपन में बाधाएं या कठिनाई। व्यवहार में अधिकारों का भारतपन कार्य बहुत मुश्किल होता है। इसमें अनेक बाधाएं आती हैं। कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण प्रबंध अपने अधीनस्थ को अधिकार नहीं देना चाहता अथवा अधीनस्थ कार्यभार को लेना नहीं चाहते हैं। इस भारतपन प्रक्रिया अवरुद्ध होती है जो निम्नलिखित हैं। अधिकारियों की ओर से उत्पन्न बाधाएं। उच्च अधिकारियों को क्या बाधाएं रहती है? नंबर 1, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव। उच्च अधिकारी जो है अपने निम्न अधिकारियों पर विश्वास नहीं करते, इस कारण भी बाधा उत्पन्न होती है। कुछ उच्च प्रबंधक अपने अधिकारों का भारतपन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपने अधीनस्थों पर काम पर विश्वास नहीं होता। आपको यह विश्वास रहता है कि जितनी अच्छी तरह से वे स्वयं कार्य करते हैं उतनी अच्छी तरह से अन्य कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हो सकता है कि यह भ्रम कुछ सीमा तक सत्य हो, किंतु आखिर जब तक दूसरे लोगों को कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा तब तक वे लोग उस कार्य में दक्षता कैसे प्राप्त करेंगे। हाँ, इसके लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण और सिखाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। नंबर 2, अपने भविष्य के लिए आशंका। भविष्य के प्रति आशंका। कुछ प्रबंधक इसलिए भी अधिकारों के भारतपन से कतराते हैं क्योंकि उनमें यह डर रहता है कि ऐसा करने से अधीनस्थ अधिक प्रकाश में आ जाएगा और जब अधीनस्थ को अधिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो फिर उसे कौन पूछेगा। अधीनस्थों का विकास होने से ये हो सकता है कि वे आगे बढ़ जाएं और पदोन्नति पा करके अधिकारी की ही छुट्टी कर दें। अतः अपने आयकर या कुशलता को छिपाने के लिए वे ये उचित समझते हैं कि अधीनस्थों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर ही न दिया जाए। अधिकारी को यह भय बना रहता है कि यदि वह भारतपन करेगा तो उसके पास करने को बहुत कम काम रहेगा और यह स्वामी की निगाह में कामचोर कहलाएगा। नंबर 3, एकाकी शासन और नियंत्रण करने की इच्छा। कुछ अधिकारी भारतपन करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनमें दूसरों पर शासन करने एवं हावी रहने की इच्छा बड़ी बलवती होती है। वे ऐसा सोचते हैं कि अगर अधिकारों का भारतपन अधीनस्थों को कर दिया तो उनका नियंत्रण का प्रभाव शिथिल पड़ जाएगा। भला फिर कौन उनकी ओर परिजनों की खुशामद करेगा, कौन उनके यहाँ हाजिरी देगा, कौन उनके हुक्म को सिराकों पर बैठाएगा और कौन डरेगा। इस प्रवृत्ति के अधिकारी विविध बहाने बना करके अधिकारों को अधीनस्थों में हस्तांतरित नहीं करते और से अधिक अधिकार अपने ही हाथों में केंद्रित रखते हैं। भाई अपना शासन होगा तो अपना ही नियंत्रण होगा, ये सोचकर अब उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को कार्य नहीं सौंपते। नंबर 4, जोखिम उठाने की अनिच्छा। अधिकारों का भारतपन हो सकता है किंतु उत्तरदायित्व का नहीं। अतः अधिकारी अपने अधिकारों को भारतपन करने से हिचकिचाते हैं और वे खतरा मोल नहीं लेना चाहते। भारतपन प्रक्रिया में अधीनस्थ के गलत निर्णय और त्रुटियों का भी जोखिम अधिकारी पर ही होता है, अधीनस्थ पर नहीं। अतः अधिकारी अधिकार और कार्यभार सौंपने से डरते हैं क्योंकि जो उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी का होगा, इसलिए वो निम्न अधिकारी को कार्य सौंपना नहीं चाहता। अन्य समन्वय की कला में अकुशल प्रबंधक भारतपन से बचते हैं क्योंकि भारतपन से समन्वय की समस्या का उदय होता है। अगर प्रबंधक में अधीनस्थों को आवश्यकता अनुसार आदेश व निर्देश देने की संदेशवान योग्यता का अभाव रहता है तो वे भारतपन भी नहीं करना चाहते। जब प्रबंधक सभी कार्यों का श्रेय अपने ही ऊपर लेना चाहते हैं तो वे किसी अधीनस्थ को कार्य नहीं सौंपना चाहते। बहुत बार सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं, प्रथाएं, परिस्थितियां आदि भी अधिकारों के भारतपन में प्रबंधक की ओर से बाधा बनती है। अगर प्रबंधक कठोर निरीक्षण एवं नियंत्रण करना चाहता है तब भी वह अपने अधिकारों का भारतपन नहीं करता। नेक्स्ट है अधीनस्थ की ओर से उत्पन्न बाधाएं। अधीनस्थ यानी जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य निष्पादन के संदर्भ में आलोचना किए जाने का भय रहता है क्योंकि कोई भी बॉस कार्य को अच्छा नहीं कहेगा। जिन अधीनस्थों में आत्मविश्वास का अभाव होता है वे असफलता से डरते हुए नई उत्तरदायित्व अपनाने से हिचकिचाते हैं। कोई भी अधीनस्थ भारतपन से उत्पन्न उत्तरदायित्व को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहता जब तक कि स्पष्ट मौद्रिक व अमौद्रिक प्रोत्साहन उसे न प्राप्त हो। वो कहेगा मैं कार्य क्यों करूं, या तो मुझे पदोन्नति दो और या फिर मुझे पुरस्कार दो। कभी कभी अधीनस्थों पर इतना कार्यभार पहले से ही रहता है कि वे नए कार्य को स्वीकार करने के अनुत्सुक होते हैं। अगर अधीनस्थ को कार्य संपादन हेतु आवश्यक सूचनाएं वे संसाधन न उपलब्ध हो तो वे नए कार्यभार को स्वीकारने से हिचकिचाते हैं। कई बार अधीनस्थों को स्पष्ट व उचित निर्देश व संदेश नहीं दिए जाते। पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव के कारण भी भारतपन में बाधा आती है। नंबर 3,
नेक्स्ट है संगठन सीमाएं व बाधाएं। कभी कभी भारार्पण हेतु प्रबंधक व अधीनस्थ दोनों तैयार होते हैं, फिर भी संगठनात्मक संरचना की ओर से निम्न कारण रुकावट आती है। नंबर 1, संगठन स्थापना के समय ही नीति पुस्तिका में अगर भारार्पण पर कुछ रोक का उल्लेख हो। कुछ अधिकार ऐसे हों जिनका भारार्पण संभव नहीं हो सकता। नंबर 3, नवीन संगठनों में अनुभवहीन अधीनस्थों के होने के कारण भारार्पण सीमित मात्रा में ही करना ठीक रहता है। नंबर 4, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं संदेशवहन भी भारार्पण में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, लघु संगठनों में तो वास्तव में भारार्पण ही अनौचित्यपूर्ण सिद्ध होता है। नंबर 6, संगठन में अधिकारी कर्मचारी संबंध खराब होने पर भारार्पण असफलतादायक होता है। नंबर 7, संगठन में क्रियाओं का वर्गीकरण और आवंटन त्रुटिपूर्ण होने तथा उचित विभागीकरण के अभाव में भारार्पण में अवरोध उत्पन्न होता है। भारार्पण को दूर करने के सुझाव। भारार्पण को कैसे प्रभावी बना जाए। भारार्पण की बाधाओं को दूर करने के सुझाव और भारार्पण को कैसे प्रभावी बनाया जाए, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारार्पण अधिकारी को अपनी भूमिका और कुल अधिकारों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। नंबर 2, अधिकारों को तय कर लेना चाहिए कि किन अधिकारों का भारार्पण करना है और किन का नहीं। नंबर 3, कुशल अधिशासियों का चयन किया जाना चाहिए। नंबर 4, अधीनस्थों की योग्यता व सीमा की स्पष्ट पहचान करके कार्य आवंटित करना चाहिए। नंबर 5, भारार्पण करते समय अधीनस्थों को स्पष्ट अधिकार बता देने चाहिए। नंबर 6, भारार्पण विश्वास पर आधारित होना चाहिए। नंबर 7, प्रबंध का अनुकूल वातावरण निर्मित करके भय और नैराश्य को दूर करना चाहिए। नंबर 8, जो निर्णय अधीनस्थों के सीमा क्षेत्र में हो उसे अनावश्यक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नंबर 9, जो कार्य अधीनस्थ कर सकते हैं उन्हें सौंप देना चाहिए। नंबर 10, उत्तरदायित्व का भारार्पण नहीं होता, अधिकारों का भारार्पण होता है। नेक्स्ट, प्रभावी संदेशवहन व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 12, अधिकारों को भारार्पण अपने अधिकार सीमा के परे नहीं रहना चाहिए।